Hello students, I hope we are reaching you in your best phase of mood. So, सब लोग खुश हैं, सब लोग कुछ समझने के हिसाब से यहाँ बैठे हो। ऐसे फेज में या ऐसे टाइम पे हम आपके सामने आए हैं, ऐसा भी होप इसलिए क्योंकि जब भी हम पढ़ाई की बातें करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होप ही करनी पड़ती है कि वेदर यू आर गोइंग टू लाइक दिस और नॉट। नाउ इसके पहले बहुत सारे वीडियोस आपके पास आए होंगे जिसमें हमने आपको टाइम टेबल के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि डोंट वेस्ट टाइम इन ओनली मोबाइल। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई और काफ़ी सारा कुछ हमने डांट भी दिया आपको उन वीडियोज़ के दौरान या उन वीडियोज़ के थ्रू। तो उसके बाद एक फीडबैक आया कि सर बहुत बढ़िया, हमारे बच्चों को आपने डांट दिया। पेरेंट्स का वो था कि बच्चों को डांट को और बच्चों को एक लाइन पे लेके आ जाओ। बट बच्चों का ये कहना हुआ, फिर बच्चों का फीडबैक जो हम तक आया वो ऐसा आया कि सर हम अभी चार्ज तो हो गए, मोटिवेट हो गए, बट मोटिवेट करके क्या अब क्या करें? हम बहुत जोश में हैं बट करें क्या? क्योंकि कहाँ से शुरुआत करनी है ये नहीं मालूम। नो प्रॉब्लम, वो भी हम आपको आपके पास लेके आए हैं, आपके सामने लेके आए हैं कि कहाँ से शुरुआत करनी है। एंड दैट इज वन शॉट वीडियोस, वन शॉट रिविजन वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस। Gradually we will start with physics, chemistry and bio also. So, इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका आज काम पढ़ने वाला है, ऐसा चैप्टर है। आप इमेजिन करिए आप किसी टेरेस पे खड़े हो और टेरेस से आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो जो रोड से जा रहा है या जा रही है, वॉट एवर इट मे बी, या बॉल ऑब्जेक्ट। हाँ, जो जा रही है पे हंस रहे हैं वो लोग थोड़ा सा हंसना कम करिए, वापस पढ़ाई की तरफ आ जाइए। तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को और डिस्ट्रैक्शन से अपनी नज़र यहाँ लानी पड़ेगी। तो अब हम टेरेस से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर रास्ते से टेरेस पे किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें कौन सा चैप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है ऐसा करते समय, या कौन सा चैप्टर हमारे ध्यान में आना चाहिए। ये इंस्टेंस जब आपके लाइफ में कभी भी आएगा या आ चुका है तो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम करने जा रहे हैं एंड दिस इज अ वन शॉट वीडियो। इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी एंड इसके बाद आप बोलोगे यार एकदम आसान चैप्टर है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इफ यू स्टडी इट इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट अस क्विकली एड्रेस द चैप्टर दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट अस स्टार्ट विथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो जैसे नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए पहले क्या आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, तभी तो हम अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री कितना आता है ये हमें देखना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री कितना आता है का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देयर आर 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अभी मेरे वीडियोस जब चल रहे हैं तो सबसे पहला रूल है कि यू शुड हैव अ कॉपी एंड पेन इन योर हैंड। उसके बिना ये वीडियोस पे बैठना ही नहीं, तुरंत बंद कर दो। अगर आप ऐसे ही बैठे होंगे या अगर बेड पे सो रहे होंगे तो ये वीडियो तुरंत बंद कर दो, मोबाइल साइड में रख दो और सो जाओ, बढ़िया एंजॉय करो। और अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो स्टडी टेबल पे ये लो, मोबाइल सामने रखो, एक रजिस्टर, एनसीईआरटी बुक या आर.डी. शर्मा या वॉट एवर रेफरेंस बुक यू यूज, दैट बुक एंड पेन इन योर हैंड। ऐसे अगर स्टडी कर रहे होंगे तो स्टडी करो। And whatever I am saying, whatever you feel that is important for you, you are supposed to make the running notes out of it. So trigonometric ratios में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 मैंने अभी बात की है? साइन थीटा लिखो फटाफट, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये लिखने के बाद आपको अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो इनके बेसिक डेफिनेशन है कि साइन थीटा यानी क्या होता है, तो इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा यानी क्या होता है? इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, जब मैं ये बोल रहा हूं तो काफी सारे बच्चे थोड़ा सा डाउट में होंगे कि ये अपोजिट क्या है, ये एडजेसेंट क्या है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है। तो मैं इन लोगों को ये बता दूं कि आप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे लेट हो गए हो ये पढ़ाई करने के लिए। अब अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो इट्स गोइंग टू बी अ हाई टाइम एंड इट इज़ गोइंग टू हैव इट्स ओन रिपरकेशंस। सो अगर हम इतने ब्लैंक हैं कि हमें अपोजिट साइड नहीं मालूम, हमें एडजेसेंट नहीं मालूम, हमें हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये सारी चीजें अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में।
तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं उनके लिए एक क्विक ब्रशअप ले लेता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, और वो क्विक ब्रशअप के बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएंगे। तो क्विक ब्रशअप, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहां पे तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आ रहे हैं, बट हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं पहले, ठीक है, एक स्लाइड नीचे जाते हैं। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है कि इट्स अ थ्योरेटिकल पार्ट, वी आर इन सच अ फेज वेयर वी कैनॉट invest our time into this कि trigonometry is a field which gives you the relation between the angles and the ratio of the sides of a right angle triangle वगैरह, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। अभी बच्चों को जो जरूरत है वो मेन जरूरत है ऐसे किसी चीज की कि जो ट्रायंगल में हमें ये समझा दे कि अपोजिट साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है। अब देखिए ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं भी बना देता हूं एक, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखे। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपने बोला कि सर यहाँ पे तो पहले ही लिखा हुआ है अपोजिट, यहाँ पे तो पहले ही लिखा हुआ है एडजेसेंट, यहाँ पे तो पहले ही लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज। सही बात है, बट कीप इट इन माइंड कि रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला मैंने? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यानी ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल तो है, ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल तो है, बट इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन सा है, दैट मैटर्स अ लॉट। अब देखिए अगर मैं पॉइंट सी पे खड़ा हूं, अगर मैं पॉइंट सी पे खड़ा हूं तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट सी हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट ए हो जाएगा। फिलहाल मेरा मन है कि मैं सी पे खड़ा रहूं। अगर मैं सी पे खड़ा हूं और मैं आपको पूछा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड होती है जिसका नाम कभी भी चेंज नहीं होता, उसका नाम हमेशा वही रहता है, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री। तो विच साइड इज दैट? तो आप सब लोग बोल रहे होंगे शायद AC, करेक्ट। सो AC का नाम जो है वो हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। AC का नाम हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बातें होंगी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बातें होंगी। अपोजिट और एडजेसेंट हमेशा सेम ही लाइन से रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बात होगी। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस कभी भी कोई ना कोई वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल रहेगा। पॉइंट ऑफ रेफरेंस कोई भी कभी ना कभी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल रहेगा, कोई भी पूरा लाइन नहीं रहेगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, है ना। पूरे AB पे फैल के थोड़ी ना देखूंगा मैं किसी पॉइंट पे खड़ा रह के ऑब्जर्व करूंगा। सो AB cannot be a point of reference, BC cannot be a point of reference, AC cannot be a point of reference. Either A can be a point of reference, B can be a point of reference या C can be a point of reference, जहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा, जहां से मेरी आंख रहेगी, आए। सो नाउ पॉइंट C पे खड़ा हूं मैं, पॉइंट C पे खड़ा रह के इस ट्रायंगल को देख रहा हूं मैं। आप लोग बताइए मेरे लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी? मेरे लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी? नाम बताइए, नाम जोर से बोलो। हाँ, जो वीडियो में है उनका सुना ही नहीं आया मेरे को, बट बोला ही होगा आपने। सो दिस वन इज अपोजिट साइड, दिस वन इज अपोजिट साइड, एंड BC इज ऑब्वियसली द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट बाजू में। आप बोलेंगे सर AC भी तो एडजेसेंट है, ये पार्शियलिटी क्यों? अरे पार्शियलिटी नहीं है, इसका नाम ऑलरेडी सेट है, उसका नाम ऑलरेडी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो जो बचा साइड है इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दोनों साइड में एडजेसेंट साइड है, लेफ्ट में AC है, राइट में BC है। तो हम एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे? जिसका नाम ऑलरेडी सेट है हाइपोटेन्यूस, उसको बोलेंगे कि राइट साइड वाले को बोलेंगे, या BC को बोलेंगे? BC को बोलेंगे। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ BC इज एडजेसेंट साइड। यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? सिंपल, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूस, इन तीनों के भरोसे पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज करता हूं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर मैंने चेंज किया, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैंने चेंज किया तो कैसे चेंज होती है चीजें देखते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ गया मैं A पे। A पे आने के बाद आप लोग एक ध्यान रखिए, क्या मैंने हाइपोटेन्यूस को मिटाया? डिड आई रब हाइपोटेन्यूस? नहीं, क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस रहने ही वाली है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस रहने ही वाली है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस A है। अब मैं A से ऑब्जर्व करूंगा, अब मैं A से ऑब्जर्व करूंगा, A से ऑब्जर्व करूंगा, नीचे C से ऑब्जर्व कर रहा था, ऊपर A से ऑब्जर्व कर रहा हूं, नीचे। ठीक है, ये थोड़ी देर में हम जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे तो इनके सारे थोड़े से नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूस बन जाएगा लाइन ऑफ साइट, एडजेसेंट साइड बन जाएगा ग्राउंड लेवल,
ए बी जो अभी अपन ऑपोजिट साइड बोल रहे हैं वो बन जाएगा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द लैडर, कुछ भी जो भी उसके नाम हो सकते हैं वो हो सकते हैं। बट फिलहाल हम उसको बेसिक के तौर पे देख रहे हैं, इसलिए इनके नाम हाइपोटेन्यूज, अपोजिट, एडजेसेंट इस तरीके के मैं शब्द यूज कर रहा हूं। अब मैं पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा ए है, ए के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं तो अपोजिट साइड अब कौन सी होगी, ए के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए के हिसाब से अपोजिट साइड हो गई बीसी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे वीडियो में तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये अब तक एडजेसेंट साइड था, अब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए हो गया। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ए हो गया। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए हो गया तो अपोजिट साइड इसके लिए कौन हुआ, बीसी। और अब इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन होगा, आप वापस उसी पॉइंट पे आएंगे, सर एसी तो हो सकता है, नहीं एसी नहीं हो सकता, एसी का क्या नाम है, हाइपोटेन्यूज। तो दूसरा कौन बचा, ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड ए बी, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो ये फोटो दिखाना आसान है इन लोगों के लिए, ये फोटो दिखाना आसान है, बट ये नहीं समझ में आते इनको कि फोटो में एंगल ए को भी मार्क करना चाहिए था, कि ये सारी चीजें जो है वो एंगल ए के मुताबिक है, एंगल ए को थीटा लेने पे ये सारी चीजें अलाउड है, एंगल ए के लिए ये अपोजिट साइड है, एंगल ए के लिए ये एडजेसेंट साइड है, एंगल ए के लिए छोड़िए, हाइपोटेन्यूज तो किसी के लिए भी है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज विल रिमेन द साइड अपोजिट टू अ 90 डिग्री एंगल। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट वन इज कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल में बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है वगैरह, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये एक आइलैंड है और ये बीच है और बीच में देयर इज अ सी। सो नाउ दे आर जस्ट थिंकिंग कि हाउ टू रीच देयर, बट दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी कि हाउ टू रीच देयर। द फर्स्ट थिंग इज कि हु विल रीच फर्स्ट, कंपटीशन। मतलब जब से हम पैदा हुए हैं कंपटीशन ही चल रही है। तो यहाँ पे आप इसको अपने दिमाग में ये क्वेश्चन बना के रखिए कि इन दोनों में से कौन पहले जाएगा। आप बोलेंगे सर कोई डिफरेंस ही तो नहीं है डिफरेंस। डिफरेंस है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द आइलैंड एंड द बीच है दैट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, दैट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। बट किसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये आप लोग आसानी से समझ सकते हो, कॉमन सेंस लगा सकते हो। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे एक बार हमारा पूरा चैप्टर होने के बाद, ठीक है। कीप दिस एज अ पजल इन फ्रंट ऑफ यू। सो नाउ this is a line of sight. Now to explain this line of sight, I will have to make use of a kind of a blank page so that I can explain you the same things with the help of line of sight and some different names or different words. So we will go with EZ right. This is right. Okay. So imagine that this is a building, and building के टॉप पे someone is there. Building is standing on the ground. ठीक है। अब building, if it has been constructed by a good engineer, so we can expect कि जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड लेवल के साथ बराबर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अगर इंजीनियर अच्छा है तो, इंजीनियर ही गड़बड़ वाला है तो 90 डिग्री का एंगल थोड़ा सा लीनिंग टावर ऑफ पीसा समान हो सकता है। बट ऑलवेज इमेजिन या ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट द एंगल मेड बाय द टावर या एंगल मेड बाय द बिल्डिंग या एंगल मेड बाय द वॉल विद द ग्राउंड लेवल विल बी ऑलवेज हाउ मच, 90 डिग्रीज। नाउ ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन दिस रोड, observer is standing on this road and someone is at the top and someone is at the top. So observer यहाँ नीचे से किसी को ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है अंदर से, आप लोगों को अपनी मेमोरीज याद आ रही है कि आपने किसी को ऑब्जर्व किया था ऊपर करके, बट वहाँ से वापस इधर आ जाओ, ठीक है। वापस अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ।
नहीं तो वहां पे कैलकुलेशन चालू हो जाएंगे। अच्छा 5वें मंजिले पे है, ओके ओके, सो एंगल 45 डिग्री पे देखना पड़ेगा, वो सब भूल जाओ 3 महीने, ठीक है। डायरेक्टली पे अटेंशन टुवर्ड्स रियल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मुझे को बच्चे बार बार पूछते सर मैथ्स का क्या एप्लीकेशन है, मैंने एक तो यही बता दिया, तो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। लेट अस पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस पार्ट कि अभी तक हम बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करते समय सिर्फ ऑब्जर्व करके निकल जाते थे। अब जब भी आप किसी बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को या टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व करोगे तो आपके दिमाग में ये चैप्टर आना चाहिए, एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज नोन एज, दिस पॉइंट ए जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से सारी ऑब्जर्वेशन चलने वाली है। अब मुझे बताइए इस पॉइंट ए से अगर मैं पॉइंट सी को ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो मेरा नॉर्मल आई लेवल ये रहेगा, नॉर्मल आई लेवल ये रहेगा, बट अगर मैं नॉर्मल आई लेवल पे रहूंगा तो मुझे टॉप दिखेगा क्या? नहीं। अगर मुझे टॉप देखना है तो आई विल हैव टू एलिवेट माई नेक, आई विल हैव टू एलिवेट माई नेक, एंड इसीलिए दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज नोन एज angle of elevation, angle of elevation, this is known as angle of elevation. Right now when I am looking at you, yeah, right now I am looking at you, so my eyesight, this is my eyesight and this is my line of sight, this is my line of sight जो कैमरे की तरफ आ रहा है, that is going to be my line of sight. Here my line of sight is straight right now, but if I am observing a top of a building, now my line of sight is at an angle, now my line of sight is at an and it is at an angle, so that angle of elevation तो हो गया, बट इस एंगल ऑफ एलिवेशन से अगर मैं यहां पे आंख है मेरी तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन से, इस एंगल ऑफ एलिवेशन से जो लाइन ऊपर जा रही है टुवर्ड्स द पॉइंट विच आई एम ऑब्जर्विंग इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। अगर आप सब लोगों का अच्छे से ध्यान था तो मुझे बताइए लाइन ऑफ साइट का थोड़ी देर पहले मैंने नाम क्या बताया था? इस लाइन ऑफ साइट का थोड़ी देर पहले मैंने नाम क्या बताया था? हाइपोटेन्यूज। इस थीटा का थोड़ी देर पहले मैंने क्या नाम बताया था? एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम क्या बताया था? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस बिल्डिंग की जो हाइट है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, इस बिल्डिंग की जो हाइट है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, इसका अभी तो मैंने हाइट बोला बट थोड़ी देर पहले इसको क्या बोला था? थोड़ी देर पहले इसको कौन सी साइड बोला था? थोड़ी देर पहले इसको कौन सी साइड बोला था? अपोजिट साइड। और ये जो उसका ग्राउंड लेवल पे है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट यहां से मेरा डिस्टेंस, इसको अब तक हमने क्या बोला था? अब तक हमने बोला था एडजेसेंट साइड, बट अब हम क्या बोलेंगे? अब हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। किसका? ऑब्जर्वर का। किसका? ऑब्जर्वर का। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज द फुट ऑफ द बिल्डिंग, वहां से मेरा डिस्टेंस विच एवर आई एम ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वेन एवर आई एम ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। सो लाइन ऑफ साइट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जब हम इतने सारे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक मिनट, थोड़ा सा शांति, एक मिनट सर, प्रोसेस नहीं हो रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? और ये लॉकडाउन के बाद से क्यों ज्यादा हो गया? ये लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि हमने मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया, और मोबाइल का यूज़ जब हमने बहुत ज़्यादा किया तो प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारा इमेजिनेशन पावर ख़त्म हो गया, क्योंकि सारा कुछ इमेजिनेशन जो है वो वीडियो के द्वारा आपको फीड किया गया। एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट नहीं होता है, एक कहावत है, कहावत भी नहीं है, समझ लीजिए एक अक्सर बोला जाता है बच्चों को कि स्पून फीडिंग की आदत मत लगाओ, बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत मत लगाओ। अब स्पून फीडिंग किसको किया जाता है? एक जनरल लैंग्वेज में स्पून फीडिंग किसको किया जाता है? स्पून फीडिंग उस बच्चे को किया जाता है जिसको अपने हाथों से खाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि 2 या 3 साल के बच्चे। वैसे तो आजकल वो भी अपने हाथ से खाने लग गए हैं, बट एजुकेशन के सेंस में या टीचिंग के सेंस में या स्कूलिंग के सेंस में या टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्पून फीडिंग बोला जाता है तो उसका मतलब यह है कि सारी चीज़ें आपके हाथ में, आपके पास ला के रखने के बावजूद यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग इट। अभी जैसे मैंने आपको 3-4 चीज़ें साथ में बोली तो यू गेट कन्फ्यूज्ड
यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट क्विकली. मैंने अगर तड़ातड़ बोला ये है थीटा, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिस इज द अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. नाउ एडजेसेंट साइड, व्हाट इज द एडजेसेंट साइड? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द ऑब्जर्वर. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? लाइन ऑफ साइट. तो आप दचक जाओगे थोड़ा सा, अरे बाप रे क्या हो रहा है. और वही अगर मैंने ऐसा बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है डिस्टेंस, आप जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो फुट ऑफ द टावर को, ये या फुट ऑफ द बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, या ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये है लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट यानी आंखों से जो निकली पावर, लेज़र, ऐसा कुछ बोला तो ध्यान में आता. अदरवाइज जब फास्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो यू गेट कन्फ्यूज्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मौका है, आज ऐसा ये सिस्टम है, या आज आपका ऐसा करिकुलम है जहाँ पे हम ये एफोर्ड कर सकते हैं कि हम बार बार एक ही चैप्टर को पढ़ा रहे, बार बार हम उसी चैप्टर को देख रहे, बार बार हम उसी वीडियो को देख रहे, बार बार उसी की प्रैक्टिस कर रहे. आज एफोर्डेबल है इन टर्म्स ऑफ टाइम, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम. बट ये हमेशा टाइम के सेंस में एफोर्डेबल रहेगा नहीं. आज आपको है ही कितने चैप्टर? 14. तो 14 चैप्टर्स, पूरा साल भर आपके लिए उसी के लिए, and you are able to do it. But what will happen when the number of chapters are more than 28 in a year? More than 28 in a year. Then how will you be able to manage these things? So it's going to be a very difficult task when it comes to so many chapters at a time in a year. तो आपको अपने प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना ज़रूरी है. अगर आपने प्रोसेसिंग स्पीड को नहीं बढ़ाया तो यू विल ऑलवेज बी कन्फ्यूज्ड एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन स्पून फीडिंग ऑलवेज. स्पून फीडिंग बंद करो. स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स. ट्राई टू होल्ड योर ओन स्पून एंड ईट इट विथ योर ओन हैंड. सो नो स्पून फीडिंग. ओके, चलो कमिंग बैक टू दिस. एंगल ऑफ एलिवेशन, डिस्टेंस, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लाइन ऑफ साइट. बस इतना ही खेल है सब कुछ. कभी कभी लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर. कभी कभी हाइट ऑफ द बिल्डिंग चेंज हो जाता है, हाइट ऑफ द माउंटेन. कभी कभी हाइट ऑफ द बिल्डिंग चेंज हो जाएगा, हाइट ऑफ द वॉल. कभी कभी डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन द रोड. ठीक है, तो वी आर सपोज टू डील विद दीज थिंग्स इटसेल्फ. वी आर सपोज टू डील विद राइट एंगल ट्रायंगल इटसेल्फ. द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द नेम ऑफ दोज पार्ट्स. What will change is the name of those parts. So you have to understand, you have to logically apply your ideas and you are supposed to mark कि भैया इसका इस बार क्या नाम है, इसका इस बार क्या नाम है, लाइन ऑफ साइट का इस बार क्या नाम है. अल्टीमेटली उसके बेसिक जो वर्ड्स है, उसके बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है वो यही रहने वाले. अगर आपको इसमें कंफर्ट है तो आप सारी चीजों को इसी में लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं. ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर. सो नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड कि दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, this is line of sight, this is distance, this is building, can I define the things quickly? Okay. Angle of elevation is the angle made by line of sight with the ground level. This is known as ground level. Angle of elevation की definition क्या है? Angle of elevation की definition है कि it is the angle made by line of sight with what? With what? With the ground level. With what? With the ground level. अब ऐसे इमेजिन करो कि ऑब्जर्वर ऊपर है. अब ऐसे इमेजिन करो कि ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है. सो नाउ इफ द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप समथिंग बिलो हिम या बिलो हर, वट एवर इट मे बी, सो हुएवर इट मे बी, सॉरी. सो इफ वी आर ऑब्जर्विंग बिलो, सो नाउ पे अटेंशन, माई आई लेवल, आई साइट इज दिस and I am observing something below this. I am observing something below this. So this eyesight, which is an imaginary ground level, I will draw it with green color. It's an imaginary ground level. It is the imaginary ground level. It is the imaginary ground level. So imaginary ground level. So imaginary ground level के comparison में मैंने कितना नीचे देखा? Imaginary ground level के comparison में मैंने कितना नीचे देखा? That angle will be known as angle of depression. That angle will be known as angle of depression. आपके लिए मेरा एक डांस कोरियोग्राफ हो रहा है अभी देखा जाए तो थोड़ा पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस कि ये हो गया अपना इमेजिनरी ग्राउंड लेवल, और इमेजिनरी ग्राउंड लेवल के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन.
So this is known as angle of depression. This is known as angle of depression. इस पे मैं आऊंगा डिप्रेशन पे वापस. जो तुम डिप्रेशन समझ रहे हो वो नहीं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. और तुम्हारा डिप्रेशन भी फालतू वाला रहता, तो उसका भी तुम अभी ज्यादा चोचले मत दिया करो. वो एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ डिप्रेशन ही रहने दो, ठीक है. डोंट exaggerate that word. Now I will tell you the most relaxing part of this chapter. आप अभी तक रिलैक्स थे क्योंकि सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन तक खेल था. जैसे ही मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बोल दिया, अब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन सुन के थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है. बट मजे की बात यह है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ये एक दूसरे से एकदम इक्वल रहते हैं. ये एक दूसरे से एकदम इक्वल रहते हैं क्योंकि इमेजिनरी ग्राउंड लेवल और रियल ग्राउंड लेवल वो एक दूसरे को क्या है, वो एक दूसरे को क्या है, वो एक दूसरे को पैरेलल है. तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ब्लू कलर एंगल 1 एंड ब्लू कलर एंगल 2, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कौन से एंगल्स है? ये एक दूसरे के लिए कौन से एंगल्स है? ये एक दूसरे के लिए कौन से एंगल्स है? ये देखो ऐसे, ये वाले दो एंगल्स कौन से एंगल्स है? These two angles are which type of angles? These two angles are which type of angles? Alternate interior angles. These type of angles are alternate interior angles. Alternate interior angles. Alternate interior angles. ठीक है? तो alternate interior angles are always equal. तो angle of depression is exactly equal to angle of elevation. Angle of depression is exactly equal to angle of elevation. तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में लेके कैसे क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बता दूंगा. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. सो एक कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है. दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ओके, नाउ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड इफ वी कैन, यस वी कैन ट्राई टू, दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. टॉप ऑफ द बिल्डिंग अभी भी है, इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर सकते हैं. थोड़ा सा अगर ऊपर हमने किया तो वी विल बी एबल टू सी द एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल. सो लेट अस टेक इट लिटिल बिट. या नाउ दिस इज द टॉप. आई विल राइट इट हियर. दिस इज द ऑब्जर्वर. ठीक है, यहां पे. एंड दिस इज द, उन्होंने बराबर बोला है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. दिस इज द डिस्टेंस. सो यहां से किसी को अगर ऑब्जर्व करना है टॉप को, तो ये जो इन्होंने मार्क किया है, व्हाट विल बी दिस कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड अगर यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो फॉर दिस पर्सन देयर हैज टू बी an imaginary ground level, and this imaginary ground level is making some angle with the line of sight. This imaginary ground level. So when a line of sight makes an angle of angle with the imaginary ground level, that is known as angle of depression. That is known as angle of depression. Angle of depression. And this angle of depression is exactly equal to this angle of elevation because they form alternate interior angles. So देखा जाए तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दोनों वैल्यू में सेम रहते हैं. दोनों के दोनों वैल्यूज में सेम रहते हैं. यहाँ का जो ट्रायंगल है, यहाँ का ट्रायंगल कंप्लीट करके हम इसी ट्रायंगल का हेल्प यहाँ पे नीचे ले सकते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड. जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसा करेंगे. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. क्योंकि इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया, हमारा ये वन शॉट वीडियो है, आखिरी के रिवीजन का पार्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा. इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा और फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है उससे सारी आइडियाज़ क्लियर होंगी. सो मेरे पीछे अभी एनिमेशन स्टार्ट होने वाला है, बट एक बार उसके साथ साथ ये भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें टॉप ऑफ द माउंटेन दिख रहा है और हम यहाँ दो पोजीशन से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जब मैं दूर खड़ा हूँ एंड आई एम ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द माउंटेन
at that time the angle of elevation is 30 degree. When I am moving a little bit ahead and from there when I am observing, the angle of elevation increases. The angle of elevation increases. अगर आप लोगों को ये पेन दिख रहा होगा अभी, तो ये पेन को मैं अगर दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर ये पेन को मैं दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा कम है. बट इस पेन को यहीं रख के अगर मैं पास में आया, तो आई हैव टू इंक्रीज द एंगल ऑफ एलिवेशन टू सी द टॉप ऑफ दैट पेन. तो जितना आप करीब जाके किसी भी ऊंची बिल्डिंग को देखेंगे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि योर एंगल ऑफ एलिवेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग. और अगर आप उस बिल्डिंग के नीचे ही खड़े हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्ट 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल के साथ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. ग्राउंड लेवल के साथ आप क्या एंगल बना रहे हो, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो अभी अगर साइड से देखा, तो राइट नाउ इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हाथ, ये ग्राउंड लेवल समझ लो. ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? 0, 30, 60, 90. और ज़्यादा देर उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा मत रहना, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं. सो विद एनिमेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्विकली with the question. So once we solve the questions, when we start solving the questions, it will become very easy for you to apply the concept. Okay, let us start. So this is the first question. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground 20 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top is 60 degrees. What is the height of the tower? इतना फास्ट पढ़ा क्वेश्चन तो समझता ही नहीं, और वो भी किसी दूसरे ने पढ़ा तो फिर तो बोमला. You have to read the question. You yourself have to read the question. That is the first part of solving any question. आप लोग कभी ऑब्जर्व करना खुद को, क्लास में, स्कूल में, कोचिंग क्लास में ऑब्जर्व करना. आप कोई अगर काम छोड़ते हो, तो सबसे पहला काम जो छोड़ते हो वो है क्वेश्चन को रीड करना. बिना क्वेश्चन को रीड करे अपन बैठ जाते हैं वहां पे. हाँ बताओ भैया, मूवी चालू करो. दिस इज नॉट द स्टडी. दिस इज नॉट द वे यू स्टडी. दिस इज नॉट द वे यू अटेंड द क्लासेस. The first thing that you should do is read the question carefully on your own. Don't depend on anyone to read that question. कोई और जो इंफॉर्मेशन देगा, उसको जो समझेंगे वो इंफॉर्मेशन देगा. आपको जो अगर इंफॉर्मेशन खुद को चाहिए, तो आपको खुद को पढ़ना जरूरी है. So a tower stands vertically on the ground. A tower stands vertically on the ground. यानी ग्राउंड लेवल के साथ एंगल ऑफ यानी ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कौन सा बनाया? 90 डिग्री. From a point on the ground 20 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? यहाँ पे सारा कुछ रेड में मार्क किया हुआ है. बढ़िया. ये टावर है, टावर का फुट है बी पे, टावर का टॉप है ए पे, ऑब्जर्वर है सी पे. ये आंख बनाई है, देखो सब लोगों को दिख रहा होगा. हमारी मेहनत को हम और शो ऑफ करेंगे. ये हमने आंख बनाई है, ठीक है. ये हो गया ऑब्जर्व, ये हो गया ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्विंग पॉइंट हो गया ये. इसको जो भी जिसकी भी आंख है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए अपना एंगल ऑफ नेक जो है उसको एलिवेट करना पड़ा होगा, कि स्ट्रेट रखना पड़ा होगा, कि नीचे रखना पड़ा होगा. ऊपर ही रखना पड़ा होगा, ऑब्वियसली टॉप है तो. सो दिस इज नोन एज, दिस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, देखिए मैं वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे आता हूं कि साइन थीटा यानी क्या, कॉस थीटा यानी क्या, टैन थीटा यानी क्या, कॉट थीटा यानी क्या, सेक थीटा यानी क्या, कोसेक थीटा यानी क्या. इस पे मैं आ सकता हूं, बट अगर इसके बेसिक्स आपको नहीं है, थरोली नॉट डन, तो यू शुड सी माई अर्लियर वीडियो, यू शुड सी माई प्रीवियस वीडियो विच इज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एक बार वो देख के इधर आ जाइए, ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है? यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है. तो अभी जिन लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे हैं, वो लोग इसके आगे कंटिन्यू करिए इस वीडियो को. अदरवाइज पहले मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वीडियो देखिए, फिर आइए यहाँ पे. ओके, सो नाउ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. तो मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि हमें तीन में से एक चीज निकालनी है. तीन चीजों को रिलेट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. कितने चीजों को रिलेट करता है? तीन चीजों को रिलेट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. एक एंगल और बाकी दोनों रेशियो ऑफ द साइड्स. एक एंगल और बाकी दोनों रेशियो ऑफ द साइड्स. जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा यानी क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन थीटा यानी क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे काम के हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं. तो यहां से
अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चालू, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक चार्ट होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पे एक चार्ट है, उस चार्ट में से भी और सम स्पेसिफिक जो वैल्यूज है वो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। कौन से 30, 45, 60, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए यूज होते हैं? साइन, कॉस, टैन। यानी देखा जाए तो साइन, कॉस, टैन 3 हो गए और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 एंगल्स हो गए, तो 3 3 जा 9। 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको परफेक्ट रखने हैं, एकदम परफेक्ट, मतलब बोला रे बोला कि इधर आपका आंसर आना चाहिए। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, कॉस 60 1/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, tan 45 1, tan 30 √3, tan 60 √3, tan 30 1/√3, खत्म। आई बात समझ में? सो दैट्स हाउ यू शुड बी एबल टू लर्न द थिंग्स क्विकली, देन आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा फास्ट सॉल्व होगा। अदरवाइज वही घोकम पट्टी, अरे कहाँ गया tan, निकालो चार्ट, tan 30 किधर गया, साइन 60 किधर गया, cos 45 किधर गया, फिर वो मिल नहीं रहा है, फिर मेरे को बीच में ही भूख लग गई, फिर उठ गए, फिर पानी पी के आए, फिर दरवाजे पे कोई नहीं आया, कोई आया तो उसको खोले दरवाजे को जाके, यही टाइम पास चलते रहेगा। अगर क्विक, इफ यू आर रेडी विद द प्रोसेस, if you are ready with the material, then you would be able to make it quite quickly. So ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जो इस थीटा को, उसके थीटा के हिसाब से ये वाला टावर का हाइट क्या हो जाएगा, थीटा के हिसाब से टावर का हाइट क्या हो जाएगा, कौन सा साइड हो जाएगा, अपोजिट साइड होगा कि एडजेसेंट साइड होगा। थीटा अगर यहां है तो थीटा के हिसाब से ये टावर का ये अपोजिट साइड होगा कि एडजेसेंट साइड होगा, अपोजिट साइड होगा। और ये जो ग्राउंड लेवल का उन्होंने दिया है आंसर, ग्राउंड लेवल का उन्होंने वैल्यू दिया है उसका, सो वी हैव 3 पॉइंट्स टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर, एंगल अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, एंगल थीटा अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, एंगल थीटा अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन तीनों को रिलेट करता है ये सब लोगों को मालूम है। And the name of that trigonometric ratio is tan theta is equal to opposite upon adjacent. tan theta यानी कि थीटा की जगह पे आएगा tan 60, अपोजिट की जगह पे आएगा हाइट जो कि अननोन है, टावर की हाइट जो कि अननोन है, हाइट क्वेश्चन मार्क है, अपॉन, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हाँ हाइट ठीक है, एडजेसेंट साइड कितना है 20 मीटर्स। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट के बाद ये लिखना चाहिए कि tan थीटा वुड बी इक्वल टू AB अपॉन BC, और फिर ये स्टेप आएगा। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 √3, tan 60 is √3, tan 60 is √3 नॉट 1/√3, tan 60 is √3, गलत लिखा वैल्यू, tan 60 is √3, so √3 is equal to height upon 20. This would imply that height is equal to how much, 20 √3 meters. Height is equal to how much, 20 √3 meters. So कुछ लोगों ने 20/√3 किया होगा क्योंकि tan 30 की वैल्यू गलत लिख दी, tan 60 की वैल्यू गलत लिख दी, इसलिए आंसर गलत आया। So ये आया अपना हाइट ऑफ द टावर 20 √3 meters। आई के बाद ध्यान में सब लोगों को, कुछ ज्यादा किया नहीं अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई, पांचट एकदम इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इक्वल टू हाइट अपॉन 20, तो हाइट कितना 20 √3। आगे बढ़े, चल ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लैडर 15 meters long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. Ladder makes the angle of 60 degree with the wall, 60 degree with the wall, ठीक है। अब ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो है ही वॉल, बिकॉज इट इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सो नाउ दिस एंगल विल बी कैलकुलेटेड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज दिस एंगल इज नॉट ईदर एंगल ऑफ डिप्रेशन नॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, सो वी कैनॉट यूज दैट एंगल एट ऑल। दिस एंगल हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर एंगल सम प्रॉपर्टी पर्पस। तो ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री के हिसाब से नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज नाउ 30 डिग्री। इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, इस पॉइंट सी से हम ऑब्जर्वेशन चालू करेंगे। इस पॉइंट सी से जब हम ऑब्जर्वेशन चालू करेंगे, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन हाइट, वी आर इंटरेस्टेड इन अगेन हाइट, हाइट ऑफ व्हाट, वी आर इंटरेस्टेड इन हाइट ऑफ व्हाट, सो वी आर इंटरेस्टेड इन हाइट ऑफ द वॉल, वी आर इंटरेस्टेड इन हाइट ऑफ वॉल।
नाउ अगेन आई विल टेक योर हेल्प, आई विल आस्क यू कि which trigonometric ratio will relate these three things? Theta, according to theta this height will be considered as, according to this theta the height will be considered as which side? According to theta height will be considered as opposite side, and this 15 meters जो इसका वैल्यू हमें मालूम है और जिसका हमेशा नाम भी सेम रहता है, क्या नाम रहता है इसका हमेशा? सो नाउ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बताइए मुझे जो थीटा अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता हो, थीटा अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता हो, थीटा अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता हो, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए। सो सब लोग आ गए होंगे मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर पे। सो यस, द करेक्ट आंसर इज कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में साइन थीटा वुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा वुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा वुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू ए बी कितना है, हाइट है, ए सी कितना है 15 मीटर्स है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, करेक्ट। तो साइन 30 की जगह पे 1/2 रखो, इक्वल टू हाइट अपॉन 15 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रे किया, तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट, देखो हाइट अपनी जगह पे ही रखो और 15 को उधर जाने दो। अगर वैसा हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15/2। मैंने क्या किया, ये 15 गया उधर, 15/2 भी हो गया और हाइट वैसे ही था और दोनों को फ्लिप कर दिया, दोनों को फ्लिप कर दिया। फ्लिप करना अलाउड है, तो उस केस में साइन चेंज नहीं होती, फ्लिप करना अलाउड है। तो हाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच 15/2 एंड दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द वॉल क्या हो गया 7.5 मीटर्स। हाइट ऑफ द वॉल क्या हो गया 7.5 मीटर्स। ये क्या है, लैडर है, ये क्या है, लैडर है। लैडर से ऊपर जाते हैं। अपने साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं अपने आजू बाजू में जो आपको लैडर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो संभाल के रहना। आप भी किसी को लैडर बोल के यूज़ मत करो और खुद भी किसी को यूज़ करने मत दो खुद का एज ए लैडर। बहुत डेंजरस है बरा आजू बाजू में। आपके आजू बाजू में ऐसे भी लोग होंगे जो आपको दोस्त बोलते होंगे या आप उनको दोस्त बोलते होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू competition, when it comes to scoring marks, when it comes to giving some good advice, तो these people are not around you then। ये गायब हो जाते सडनली, या आपको थोड़ी सी तकलीफ होने दो या थोड़े से परेशानी में आप रहो या थोड़े से किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, ये सब गायब हो जाते। तो आप जो 40 लोगों को दोस्त 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 बोल के जा रहे हो स्कूल, या उनके लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनके लिए आप क्या क्या नहीं कर रहे हो, वी डोंट नो, बट आर दे रियली फॉर यू, आर दे रियली अवेलेबल फॉर यू? ये आप एक बार चेक कर लो। और इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि एक आधा कोई तो भी प्रॉब्लम में फंस गई ये बता दो। और सबसे आसान प्रॉब्लम अभी का इस फेज में का ये है कि अभी कॉपी चेकिंग होती है स्कूल में, कॉपी स्टैंपिंग होती है बोर्ड एग्जाम से पहले। अपनी कॉपी थोड़ा सा एक्टिंग करके घुमा दो और पूछो अपने दोस्त को कि भाई तेरी कॉपी देता क्या, मैं 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट करके देता हूँ। कितने लोग आपको हेल्प करने के लिए आते हैं आगे, आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कितना टाइम उनमें इन्वेस्ट करना है या कितना टाइम हमें पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। The string of a kite is 100 meters long and it makes an angle of 60 degree with the horizontal। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइन ऑफ साइट का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नाम। लाइन ऑफ साइट का अब हो गया स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 meters long and it makes an angle of 60 degree with the horizontal। Find the height of the kite assuming that there is no slack in the string। Assuming that there is no slack in the string। स्लैक का मीनिंग क्या होता है, स्लैक का मीनिंग क्या होता है, स्लैक का मीनिंग ये होता है, अगर कोई सही में पतंग उड़ाता होगा तो उसको मालूम है कि ये जब बहुत हाइट पे जाती है पतंग, तो जो मांजा है वो मांजा है थोड़ा सा स्लैक रहता है, उसमें थोड़ा सा ऐसा कर्व रहता है, एकदम स्ट्रेट नहीं रहता, इट्स अ कर्व, है ना, उसको स्लैक बोला जाता है। बट यहाँ पे अगर स्लैक दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, और इसलिए उनको क्या बोलना पड़ा कि देयर इज नो स्लैक इन दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट।
और इसलिए वो 100 मीटर्स का अपना जो उसका लेंथ है वो एग्जैक्ट 100 मीटर्स ही है। ओके, तो अब आपको दिख रहा है, आप लोगों को एंगल दिख रहा है, आप लोगों को ये 100 मीटर्स का जो लाइन ऑफ साइट है जिसको हम कंसेप्चुअली लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, अभी फिलहाल वो मांझे का लेंथ है। इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस इज द हाइट ऑफ द काइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, इसके पहले का सेम था। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये थीटा अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा अपोजिट हाइपोटेन्यूज, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन। वेरी गुड। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट कितना, हाइट, हाइपोटेन्यूज कितना 100, साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 इक्वल टू हाइट अपॉन 100। तो हाइट इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्लिप, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्लिप, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्लिप, सो 100 इंटू √3/2। क्या आंसर आया फाइनल, 50√3। हाइट इज इक्वल टू कितना आया, 50√3। चलो नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff at a point on the plane। ये देखिए, surmounted by a flagstaff above the tower at a point on the plane 70 meters away from the tower. An observer notices that the angles of elevation of the top and the bottom of the flagstaff, top of the flagstaff, bottom of the flagstaff, top of the flagstaff, bottom of the flagstaff, top of the flagstaff A, बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टाफ यानी टॉप ऑफ द टावर डी। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही आएंगे यहाँ पे। सो ए और डी यहीं पे है, नहीं तो कंफ्यूजन ये हो जाता बच्चों को, अरे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला और एक जगह पे टॉप है, वहां तक ठीक है, बॉटम वर्ड आ गया कि उनको दिमाग में आता है अरे एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम वर्ड कैसे, अरे बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टाफ है तो ऊंचाई पे ही ना, है तो ऊंचाई पे ही। सो इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही रहेगा, इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, प्लूरल फॉर्म, एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top and the bottom of the flagstaff are respectively 60 and 45, respectively 60 and 45, respectively 60 and 45. Find the height of the flagstaff and that of the tower. Find the height of the flagstaff and that of the tower. Find the height of the flagstaff and that of the tower. अब टावर का हाइट चाहिए, दोनों के सेपरेट हाइट चाहिए। अब देखिए, हमें एक ध्यान में होना चाहिए हमारे कि वी आर सपोज टू या वी आर एबल टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओनली इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल। Which specific type of triangle? What is the minimum condition required for that triangle? What is the minimum requirement of that triangle? That the triangle should be which kind of triangle? Yes, the triangle should be right angle triangle. The triangle should be right angle triangle. So यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे टोटल कितने ट्रायंगल है पूछा तो 3, बट राइट ट्रायंगल कितने उसमें के 2। कौन से 2? ABC एक, DBC दूसरा। ABC एक, DBC दूसरा। अब इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं, तो ABC में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो AB आएगा, और DBC में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो DB आएगा। बट हमें AB चाहिए ही नहीं, हमें AD और DB चाहिए। तो ऐसे वक्त पे जब AB और DB आने के बाद हम अपना दिमाग लगाएंगे कि हम उसमें से AD हमारे काम का निकालेंगे कैसे। बहुत आसान है, आप ही खुद कर सकते हो, बट यहाँ पे इमेजिनेशन हमारा बहुत खराब हो चुका है, यू नो दैट। सो इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वी आर मेकिंग या यूज ऑफ एनिमेशन। सो पहला, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखना पड़ेगा। इसमें हमें सॉल्यूशन में ये बोलना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। अच्छा, अपना ये ब्लू कलर है ना, तो ब्लू से लेते हैं। हमें सॉल्यूशन में लेना पड़ेगा कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है अभी। सो वी आर गोइंग टू टेक blue triangle right now. So consider triangle DBC. Consider triangle DBC. In triangle DBC, which angle is 90 degree? B, angle B is 90 degree. Point of reference, angle of elevation, triangle DBC में का angle of elevation, triangle DBC में का angle of elevation, triangle DBC में का angle of elevation कितना है? 45 degrees. So now which part you are going to get? Pay attention carefully. You are going to get इस 45 के कारण you are going to get 45 dB और ये BC। 45 dB निकालना है और
BC निकालना है, 45 के साथ DB को और BC को रिलेट करना है। तो थीटा अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, थीटा अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, थीटा अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कंसीडर ट्रायंगल DBC में विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan, करेक्ट। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा कितना tan थीटा कितना, थीटा कितना 45, तो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है DB है, DB है, DB है, एडजेसेंट कितना है 70 है, 70 है, 70 है, tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू DB अपॉन 70, यानी DB इज इक्वल टू 70 मीटर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे DB इज इक्वल टू कितना आया 70 मीटर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब हम आगे जाते हैं। अगर हम आगे गए तो आगे हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल जो काम का है, नेक्स्ट ट्रायंगल जो काम का है वो रेड कलर में हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट ट्रायंगल जो काम का है वो रेड कलर में हाईलाइट हो गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। सो नाउ रेड इन कलर, नाउ रेड इन कलर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूं, कंसीडर विच ट्रायंगल, नाम बताओ, ट्रायंगल ABC। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट या जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पॉइंट कहां है, टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ A। सो कंसीडर ट्रायंगल ABC में which trigonometric ratio you are going to apply to calculate AB now। देखिए आपको AB चाहिए नहीं, किसी ने AB आपको पूछा नहीं है कि भैया बताओ कि what is the height of the tower plus height of the flagstaff, ऐसा किसी ने नहीं पूछा है। बट हमारा लिमिटेशन है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाना अलाउड है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाना अलाउड है, इसलिए हमें जबरदस्ती AB निकालना पड़ रहा है। अदरवाइज हमने AD निकाला होता डायरेक्ट ट्रायंगल ADC में जाके, बट ट्रायंगल ADC में लिमिटेशन क्या है, ट्रायंगल ADC में 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो ट्रायंगल ADC में 90 डिग्री एंगल नहीं होने के कारण हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही नहीं लगा सकते उसमें, इसलिए हमें नाइलाज ABC ट्रायंगल पे जाना पड़ रहा है। और कंसीडर ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री, अपोजिट साइड ये डबल क्वेश्चन मार्क वाला AB का AB पूरा का पूरा, और ये 70 मीटर्स और ये 70 मीटर्स, इनको रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ कौन सा है, tan ऑफ 60 डिग्री या tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan ऑफ थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसमें थीटा की जगह पे 60 आ जाएगा, अपोजिट की जगह पे AB आ जाएगा पूरा का पूरा AB, एडजेसेंट साइड की जगह पे 70 आ जाएगा। अब tan ऑफ 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ होनहार हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो हमें आंसर बता रहे हैं कि tan ऑफ 60 √3 होता है करके, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है इनकी, यानी 70 √3 मीटर्स। AB कितना आया 70 √3 मीटर्स आया, AB कितना आया 70 √3 मीटर्स आया। अब AB इक्वल टू 70 √3 मीटर्स, DB इक्वल टू 70 मीटर्स, DB इक्वल टू 70 मीटर्स, DB इक्वल टू 70 मीटर्स, AB इक्वल टू 70 √3 मीटर्स, 70 √3 मीटर्स। वी आर इंटरेस्टेड इन AD, वी आर इंटरेस्टेड इन AD। तो आप क्या करोगे, AB में से DB को, AB में से DB को माइनस करेंगे, AB में से DB को माइनस करेंगे, तो AD वुड बी इक्वल टू AB माइनस DB, AD वुड बी इक्वल टू AB माइनस DB। AB कितना आपको मालूम है, DB कितना है आपको मालूम है, 70 √3 माइनस 70, 70 √3 माइनस 70, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 70 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस 1, फाइनल आंसर 70 × √3 माइनस 1। चले आगे, चलो।